witness the dawn of a new era. One nation, one election, perfectly synchronized. तो यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए करंट अफेयर्स में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आज। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को पक्ष और विपक्ष में तर्कों द्वारा उसका विश्लेषण करना है। इसे लागू करने में क्या संवैधानिक और व्यावहारिक चुनौतियां आ सकती हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव से तात्पर्य लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करने और से है। और हाल ही में एक गठित कमेटी थी, रामनाथ कोविंद समिति, उसकी सिफारिशों के बाद में यह वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का जो है वो केंद्र बन गया। अब इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, तो इसके एडवांटेजेस हम लोग समझ लेते हैं। एडवांटेज और इसके नकारात्मक परिणाम क्या होंगे वो भी हम समझेंगे। तो इसके पक्ष में जो तर्क बनता है या एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो वो ये बनता है कि सरकार जो है उसको वित्तीय बचत होगी उसकी, मतलब बार बार चुनाव कराने में जो खर्च आता है, जो भारी रूप से सरकारी खर्च उस सरकार के ऊपर पड़ता है, जैसे सुरक्षा बल हो गए, ईवीएम हो गया, परिवहन हो गया, ईवीएम को लेके जाना, सैनिकों को लेकर के जाना, सुरक्षा बल को लेके जाना, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था को मतलब उनको उनके काम बताना, उनको रिलोकेट करना जगह से चुनाव के दरमियान। तो इन सब व्यवस्थाओं में कटौती होगी, क्योंकि एक ही बार चुनाव होगा तो तभी राज्यों के भी चुनाव हो जाया करेंगे और तभी केंद्र के भी चुनाव हो जाया करेंगे, लोकसभा के भी और राज्यसभा मतलब विधानसभा के भी चुनाव एक साथ में हो जाया करेंगे। तो एक तो फायदा ये है। दूसरा, आचार संहिता लग जाती है तो आचार संहिता का भी प्रभाव रहेगा। एक ही बार जो आदर्श आचार संहिता या जिसको हम एमसीसी बोलते हैं वो लागू करने से विकास कार्य जो हैं वो बाधित नहीं होंगे, नीतिगत फैसले बाधित नहीं होंगे, जिससे इन सब चीज़ों से हमको मुक्ति मिलेगी। फिर तीसरा इसका जो फ़ायदा है प्रशासनिक दक्षता, ये सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी से हटा करके उनके मूल कार्यों में लगाया जा सकेगा। अब इसके विपक्ष में क्या क्या बातें हम लिख सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो संवैधानिक चुनौती है इसमें सबसे बड़ी ये कि इसे लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 ये जो है अनुच्छेद संविधान के, उनमें हमको संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद में 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति जो है वो आवश्यक होगी। अब संघात्मक जो ढांचा है हमारा, है ना, उस पर भी उसको भी खतरा हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? फेडरलिज्म यानी हमारा संघीय ढांचा है, मतलब राज्य जो है राज्यों में बटा हुआ है हमारा देश, है ना। तो उसको कैसे खतरा हो जाएगा कि क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो दब सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों को जो है वो नुकसान हो सकता है। तो कई क्षेत्रीय दल जो है वो इसीलिए इस बात का विरोध भी कर रहे हैं और सरकार को भी अपोज कर रहे हैं, अलग अलग बहानों से उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार इस नीति को लागू ना कर सके, है ना। जैसे कुछ दल हैं, जैसे टीएमसी हो गया, वो सिर्फ बंगाल तक सीमित है। लालू की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जो है वो ये क्या बोलते हैं, सपा की अगर हम बात करते हैं तो सपा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है। बसपा भी उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश के 1-2 जिले हैं जो भिंड मुरैना वगैरह पड़ता है, वहाँ तक सीमित है। फिर उसके बाद शिवसेना की अगर हम बात करते हैं तो शिवसेना भी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। फिर जो दक्षिण भारतीय पार्टियां हैं, डीएमके, अन्ना डीएमके, ये सारी जो पार्टियां हैं वो दक्षिण भारतीय राज्यों तक सीमित है। केरल में जो पार्टी है वो भी वामपंथी पार्टी है और वो केरल तक सीमित है ना। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी क्या बोलते हैं, बिहार की। तो बिहार में भी इसी तरीके की जो सिचुएशन है वो इसी क्षेत्रीय तक उनका भी सिर्फ बिहार तक ही अपने आप को सीमित कर चुके हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो संघात्मक ढांचा है उसको नुकसान पहुंच सकता है
और साथ साथ में राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब सकते हैं। साथ साथ में जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका अभी तक प्रभुत्व है वहाँ का, वो कई बार मिनिस्टर बन चुके हैं, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, कई बार वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन्होंने जो केंद्र की सरकार है उसमें भी अपनी अपनी अलग भूमिका निभाई है, उसको समर्थन दिया है, कई बार सरकारें गिरा भी दी हैं समर्थन लेकर के। जैसे कि बीजेपी की सरकार बनी थी तो जयललिता ने 1 वोट से समर्थन वापस ले लिया था और सरकार, बीजेपी की सरकार जो है वो गिर गई थी। तो ये एक क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। तो उस समय में तो वो बहुत पावरफुल हो गई थी, है ना, क्षेत्रीय दल बहुत पावरफुल हो गए थे। तो इस नेक्स्ट जो है कारण है कि पूर्व में समय से पूर्व सरकारों का गिरना। तो यदि कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार 5 साल के पहले ही गिर जाती है तो मध्यावधि चुनाव और राष्ट्रपति शासन के संबंध में स्पष्ट तंत्र बनाना जो है वो कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अब एक निष्कर्ष का निकलता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से प्रशासनिक और आर्थिक लाभ संभव है, लेकिन इसे बिना आम सहमति के ठोस संवैधानिक रूपरेखा के लागू करना भारतीय लोकतंत्र के संघीय ढांचे को ये प्रभावित कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। Every rupee calculated paves the way for a stronger nation. Articles 83 and 85 demand a strict constitutional amendment under Article 356. We must demand better war armors. Our state's youth deserve local employment opportunities.